क्या आप अमेरिका में घर बसाने के सपने बुन रहे हैं या वहाँ पढ़ाई के लिए जाने का प्लान है? तो ठहरिए और वहाँ के हालात देख लीजिए। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून तो पहले ही ताक पर रख दिया था, अब लगता है घर के कानून भी रद्दी हो गए हैं। 7 जनवरी को वहाँ के मिनियापोलिस शहर में दिन दहाड़े एक महिला को शूट कर दिया गया। ये काम किसी क्रिमिनल गैंग का नहीं बल्कि ट्रंप सरकार के वर्दीधारियों का था। वो निकले थे अवैध प्रवासियों को पकड़ने और मार दिया अपनी ही एक नागरिक को। ट्रंप कह रहे हैं कि यह सेल्फ डिफेंस था। तो क्या ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी अब लोगों की जान से ज्यादा कीमती हो गई है? नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। तारीख 7 जनवरी, अमेरिका के मिनेसोटा राज्य का मिनियापोलिस शहर। घड़ी में सुबह के 9:30 बज रहे थे। एक आम सी सुबह थी। रीनी निकोल मैकलिन गुड अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर घर लौट रही थीं। साथ में उनकी पार्टनर भी थीं। सड़कों पर कुछ वर्दी वालों का पहरा था। ये इमिग्रेशन और कस्टम्स इन्फोर्समेंट ICE के एजेंट्स थे। इमिग्रेशन वाले जो इलीगल इमिग्रेंट्स यानी अवैध अप्रवासियों को पकड़ते हैं। कई दिनों से आइस के एजेंट्स शहर में तैनात थे। इनकी तैनाती के विरोध में प्रदर्शन भी हो रहे थे, मगर रिनी बेफिक्र थीं। वो अमेरिका के ही राज्य कोलोराडो में पैदा हुई थीं, पक्की अमेरिकी नागरिक थीं। उन्हें किस बात का डर था? उन्हें हाल में ही इस शहर में उन्होंने नया घर बसाया था। इसी बेफिक्री में रिनी अपने कार लिए शहर के पोर्टलैंड एवेन्यू पहुंची। तभी अचानक कुछ एजेंट्स सामने आए। गाड़ी रोकने का इशारा किया। एक एजेंट ने झपट कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। वो चीख रहा था, स्टॉप। रिनी ने गाड़ी रिवर्स गियर में डाल दी। तभी एक तीसरा एजेंट गाड़ी के सामने आ गया। रिनी चिल्लाई, ये मेरी पत्नी है, मेरा 6 साल का बच्चा स्कूल में है। रिनी ने वहां से निकलने के लिए गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, मगर एजेंट ने ट्रिगर दबा दिया। कार बेकाबू हुई और आगे खड़ी दूसरी कार से जा भिड़ी। रिनी की मौके पर ही मौत हो गई। मैंने 3 गोलियों की आवाज़ सुनी, फिर कार क्रैश की आवाज़ आई। मैं भागकर घर से बाहर निकला, देखा तो एक औरत विक्टिम को गले लगाए हुए थी। वो उसकी बीवी थी। अपनी वाइफ से लिपट कर वो बस रोए जा रही थी। जब वो मेरी तरफ आई, उसका चेहरा खून से सना हुआ था। वो बर्फ में गिरकर रोने लगी। मेरे घर के सामने की बर्फ खून से लाल हो गई थी। मैंने कार के अंदर उस औरत को देखा। मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मुझे सब साफ दिख रहा था। उसको गोली लगी थी, खून बह रहा था। एयरबैग गाड़ी के खुल रहे थे। पूरा एयरबैग खून से लथपथ था। मैंने उससे पूछा, हुआ क्या था? जवाब में वो बस यही चिल्लाती रही कि वो तो सिर्फ वीडियो बना रही थी, सिर्फ रिकॉर्ड कर रही थी, बस इतना ही, और उन्होंने गोली मार दी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, लेकिन होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी यानी अमेरिका का जो आंतरिक सुरक्षा विभाग है, उसकी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम इससे इत्तेफाक नहीं रखती हैं। उनकी अलग कहानी है। उनका कहना है कि रिनी ने अपनी गाड़ी एक एजेंट पर चढ़ाने की कोशिश की और अपनी रक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए ऑफिसर ने उन पर गोली चलाई। नोएम ने इसे सेल्फ डिफेंस करार दिया है। कहा है उन्हें यही ट्रेनिंग दी जाती है। रिनी जो कर रही थी वो एक्ट ऑफ डोमेस्टिक टेररिज्म था। ICE agents repeatedly ordered her to get out of the car and to stop instructing. ICE एजेंट्स ने उसे बार बार कार से निकलने को कहा, उसे कानून मानने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। फिर उसने अपनी गाड़ी से एक अफसर को कुचलने की भी कोशिश की। ये हत्या की साजिश थी। ये घरेलू आतंकवाद जैसी घटना थी। An act of domestic terrorism. ट्रंप भी नोएम के सुर में सुर मिलाते नजर आए। ट्रुथ सोशल पर लिखा, वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिला अपनी मर्जी से बहुत ही आक्रामक तरह से आइस एजेंट को कुचलने की कोशिश कर रही थी। इससे यही दिखता है कि एजेंट ने अपनी रक्षा के लिए गोली चलाई। घटना के बाद से स्थानीय लोगों और नेताओं में गुस्सा है। मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर नाराजगी जताई। वे भावुक दिखे। कहा, आइस के एजेंट्स, मिनियापोलिस से बाहर निकलो, हमें तुम्हारे लोग यहाँ नहीं चाहिए। तुम कहते हो कि तुम सुरक्षा के लिए आए हो, लेकिन तुम ठीक उल्टा कर रहे हो। डेमोक्रेट गवर्नर टिम वॉल्स ने भी कड़ा बयान दिया। उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया। कहा कि जवाबदेही और इंसाफ जरूरी है। कानून की नज़र से भी ऐसी फायरिंग गलत मानी जाती है। 1985 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। उसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति भाग रहा हो तो पुलिस उस पर गोली नहीं चला सकती जब तक ये साफ न हो कि वो व्यक्ति पुलिस या दूसरों के लिए बड़ा खतरा है। इसके बावजूद ये पहली बार नहीं है जब आइस के एजेंट्स इस तरह के हमले में शामिल हुए हों। पिछले साल से वे अमेरिका के बड़े शहरों में
काम कर रहे हैं। द ट्रेस नाम की न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अब तक इमिग्रेशन एजेंट से जुड़े कम से कम 14 शूट आउट हो चुके हैं। ये घटनाएं 5 राज्यों और राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हुई। जिन लोगों पर गोली चली वे सभी अपनी गाड़ियों में थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे 7 जनवरी को हुआ। हर मामले में अधिकारियों ने यही कहा कि अफसरों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। उनका दावा है कि उन्हें डर था कि गाड़ी उनसे टकरा सकती है। मिनियापोलिस की घटना की अब फेडरल और लोकल अधिकारी जांच करेंगे। वे देखेंगे कि क्या अफसर को सच में जान का खतरा था, क्या गोली चलाना सही था या नहीं। अभी भी ये साफ नहीं है कि एजेंट्स रिनी की गाड़ी तक क्यों पहुंचे। ये भी नहीं पता है कि उन्होंने गाड़ी क्यों आगे बढ़ाई। आइस के अफसर आमतौर पर चुपचाप रेड करते थे। बॉर्डर पेट्रोल एजेंट सीमा पर सख्ती के आदी थे, लेकिन अब वही एजेंट शहरों की सड़कों पर प्रवासियों के पीछे दौड़ रहे हैं। जब भी सोशल मीडिया पर एजेंट्स की सख्ती या किसी नागरिक को मारने का वीडियो आता है, सरकार एक ही राग लापती है, प्रदर्शनकारी दंगाई हैं, अफसर सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाते हैं। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि ये सब कुछ और ये घटना भी एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। प्रदर्शनकारियों और इमिग्रेशन अफसरों के बीच तनाव बढ़ रहा है। कुछ नेता कहते हैं कि आइस के एजेंट्स को अपने काम के दौरान इम्यूनिटी मिली है। पिछले साल से ऐसी घटनाएं शुरू हुई हैं। तब इमिग्रेशन एजेंट्स को लॉस एंजलिस और शिकागो जैसे शहरों में भेजा गया था। लेकिन इस पूरे फसाद की जड़ क्या है? ट्रंप अपने ही देश में लोगों पर बल प्रयोग करने का आदेश क्यों दे रहे हैं? दरअसल उन्होंने राष्ट्रपति पद के कार्यकाल में अवैध घुसपैठ कम करने का वादा किया था। उन्होंने देश में अवैध तरीके से रह रहे लोगों को निकालने के लिए अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा डिपोर्टेशन शुरू करने का वादा किया था। दावा था उनका कि बिना डॉक्यूमेंट वाले अप्रवासी अमेरिकी नौकरियों पर कब्जा कर लेते हैं और इनकी वजह से अपराध बढ़ रहा है। ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी के तहत आइस को हर दिन बिना दस्तावेज वाले 3000 अप्रवासियों को गिरफ्तार करने का लक्ष्य दिया गया था। अब उनकी सरकार ट्रंप की इसी सनक को पूरा करने में जुट चुकी है। इसके लिए इमिग्रेशन पर नए और सख्त तरीके अपनाए जा रहे हैं। सरकार ने शरण मांगने वालों को यानी असाइलम वालों के लिए बॉर्डर बंद कर दिया है। इमिग्रेशन अफसरों को सड़कों पर उतार दिया गया है। कई अफसर मास्क पहनकर गिरफ्तारी कर रहे हैं। हाल ही में आए लोगों का लीगल स्टेटस भी रद्द कर दिया गया है। प्रवासियों को रखने के लिए नए टेंट कैंप बनाए गए हैं। पुरानी जेलें फिर से खोली गई हैं। विदेशी नेताओं पर दबाव डाला जा रहा है कि वे अपने लोगों को वापस लें। स्थानीय अधिकारियों पर भी दबाव है कि वे आइस को अपनी जेलों और डेटा तक पहुंच दें। बाइडेन सरकार के समय ज्यादातर डिपोर्ट किए गए लोग वो थे जो हाल ही में बॉर्डर पर पकड़े गए थे। उन्हें हिरासत में लिया गया और जल्दी देश से बाहर कर दिया गया था। इसे एक्सपीडाइटेड रिमूवल कहा जाता है। अब बॉर्डर बंद होने से इस रास्ते लोगों की एंट्री कम हो गई है, इसलिए ट्रंप ने देश के अंदर किसे पकड़ा जा सकता है उस पर लगी पाबंदियां हटा दी हैं। अब ज्यादा लोग देश के अंदर से डिपोर्ट किए जा रहे हैं। अक्सर उन्हें डिटेंशन में रखा जाता है। बहुत कम लोगों को छोड़ा जाता है। लॉस एंजलिस, शिकागो, वॉशिंगटन डीसी और मैसाचुसेट्स में हुई बड़ी कार्रवाइयों में पकड़े गए लोगों में से आधे से ज्यादा का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। पूरे देश में देखें तो पहले यह संख्या करीब 1/3 थी। ज्यादातर आइस गिरफ्तारियां रिपब्लिकन शासित राज्यों में हुई हैं, जैसे फ्लोरिडा, जॉर्जिया और टेक्सास। मैप देखिए। इंडियाना पुलिस में 1700 गिरफ्तारियां हुई। एल पासो में 2300 लोग पकड़े गए। ह्यूस्टन में 650 और मियामी में 3600 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आइस के सरकारी डेटा के मुताबिक जनवरी 2025 से अब तक ट्रंप सरकार ने 3,28,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। 5 लाख से ज्यादा लोगों को अब तक अमेरिका से देश के बाहर भेज दिया गया है, यानी डिपोर्ट कर दिया गया है। अब ऐसे लोग भी पकड़े जा रहे हैं जो कई सालों से या दशकों से अमेरिका में रह रहे थे। 3000 से ज्यादा ऐसे लोगों को डिपोर्ट किया गया है जो 16 साल की उम्र से पहले अमेरिका आए थे। इसके अलावा 4000 से भी ज्यादा बच्चों को देश से बाहर भेजा गया है। ट्रंप सरकार ने दुनिया के लगभग हर देश में लोगों को डिपोर्ट किया है, यहाँ तक कि उन देशों में भी जो पहले अपने नागरिकों को वापस लेने से मना कर रहे थे। इतना ही नहीं, साउथ सूडान और युगांडा जैसे देशों पर दबाव भी डाला गया। इन देशों से कहा गया कि वे ऐसे लोगों को भी अपनाएं जिनका उनसे कोई रिश्ता नहीं है और जो बहुत दूर के देशों से आए हैं, नहीं तो ट्रंप टैरिफ लगा देंगे। अब अगली खबर पर चलते हैं जो कि ट्रंप से ही जुड़ी है। हम खूब तेल निकालेंगे, खूब पैसे बनाएंगे, वेनेजुएला की सरकार हमें वो सब देगी जो हमें चाहिए, बदले में हम उन्हें पैसे देंगे जिसके लिए वो तरस रहे हैं। 7 जनवरी को ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स से ये सब कहा। एक पत्रकार ने उनसे पूछा, कब तक चलेगा ये सब? 3 महीने, 6 महीने, 1 साल या उससे भी ज्यादा? ट्रंप बोले, उससे भी ज्यादा, बाकी तो वक्त ही बताएगा। एक तरफ ट्रंप अपने दफ्तर में बैठकर चाहतें जाहिर कर रहे थे, दूसरी तरफ उनके सैनिक ये चाहतें पूरी कर रहे थे। तस्वीरें देखिए। समंदर के बीच एक टैंकर की छत पर अमेरिकी सेना का हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है। सैनिक रस्सियों से डेक पर उतर रहे हैं और जहाज पर कब्जा जमा रहे हैं। 7 जनवरी को ऐसे 2 ऑपरेशंस हुए।
वेनेजुएला से निकले 2 तेल टैंकर्स को अमेरिकी सेना ने दबोच लिया। इनमें से एक पकड़ा गया अटलांटिक महासागर में। नक्शे पर देखेंगे तो अंग्रेजी के अक्षर एस जैसा दिखता है। ये समंदर पश्चिम में अमेरिका, पूरब में यूरोप और अफ्रीका। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा समंदर है। यहीं स्कॉटलैंड और आइसलैंड के बीच अमेरिका ने एक टैंकर को जब्त किया। इसका नाम है मैरिनेरा या बेला 1 कह लीजिए। 2 हफ्ते पहले ये टैंकर वेनेजुएला से निकला था। तब इस पर गयाना का झंडा लगा था। अमेरिका ने तभी इसे पकड़ने की कोशिश की थी, मगर तब वो हाथ नहीं आया। तब से अमेरिकी नेवी इसके पीछे पड़ी थी। अपनी जान बचाने के लिए जहाज के क्रू ने गयाना का झंडा हटाकर रूस का झंडा लगा दिया और जहाज का रुख उत्तर की तरफ मोड़ दिया। खबर यह भी है कि रूस ने इसे बचाने के लिए अपने जहाज भेजे थे। रूस ने पिछले हफ्ते एक डिप्लोमेटिक रिक्वेस्ट भी भेजी थी। अमेरिका से कहा था कि इस जहाज का पीछा करना बंद करो, लेकिन व्हाइट हाउस का कहना है कि जहाज पर फर्जी झंडा लगा था, इसलिए जहाज स्टेटलेस हो गया, यानी हम इसे किसी भी देश से जुड़ा हुआ नहीं मानते। समंदर का कानून क्या कहता है, यानी मैरीटाइम लॉ क्या कहता है? वो कहता है कि सफ़र के बीच में आप झंडा नहीं बदल सकते जब तक कि मालिक न बदल जाए। मगर रूस इस जब्ती के बाद भड़का हुआ है। उनकी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने कहा है कि यह हमला गैर कानूनी है। दलील यह है कि जहाज़ इंटरनेशनल वाटर्स में था, किसी देश की सीमा में नहीं। हमने उसे बाकायदा परमिट दिया था कि जो रूस का झंडा लगाकर चल सकता है। रूस के विदेश मंत्रालय ने भी ये कहा कि हमारे नागरिकों को इज्जत से वापस भेजो। अब दूसरे ऑपरेशन की बात, ये हुआ कैरिबियन सागर में। अटलांटिक महासागर का ही एक हिस्सा है। यहाँ अमेरिका ने एम सोफिया नाम के एक टैंकर को पकड़ा। ये पनामा का झंडा लगाकर चल रहा था। वेनेजुएला से तेल लादकर चीन जा रहा था, ऐसा कहा जा रहा है। इसने अपना ट्रैकर बंद कर रखा था, जिससे डार्क मोड कहते हैं। इसमें किसी को भनक नहीं लगती है। लेकिन अमेरिका इनके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा था? तर्क दिया जा रहा है कि ये जहाज शैडो फ्लीट का हिस्सा थे, जिसे घोस्ट फ्लीट भी कहते हैं। ये पुराने खटारा टैंकर्स होते हैं जो अपनी पहचान बदलकर, फर्जी झंडे लगाकर और लोकेशन छिपाकर डार्क मोड में चोरी छिपे तेल बेचते हैं। S&P ग्लोबल का डेटा कहता है कि ये दुनिया का हर 5वां तेल टैंकर इसी धंधे में लगा हुआ है। इनमें से आधे तो सिर्फ रूसी तेल ढोते हैं, बाकी वेनेजुएला और ईरान का माल इधर उधर करते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने इस जब्ती के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि वेनेजुएला के तेल पर नाकाबंदी पूरी तरह लागू है। दुनिया के किसी भी कोने में हो, छोड़ेंगे नहीं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने भी दावा किया है कि वेनेजुएला को लेकर हमारा प्लान लंबा है, ये तो बस शुरुआत है। बड़ी खबर यहीं तक। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी ईरान से है। ईरान में पिछले 12 दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन अब उग्र हो गए हैं। सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं। सुरक्षा बल भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। कई जगहों पर सीधे गोली चलाने की भी खबरें हैं। मानवाधिकार समूहों के मुताबिक अब तक कम से कम 34 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। करीब 2200 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा 4 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए हैं। दक्षिण पश्चिमी शहर लॉडेगन में 2 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं एक पुलिस अधिकारी राजधानी तेहरान के पास चाकू से हमले में मारा गया। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। ईरान की जुडिशरी चीफ ने भी कहा है कि दंगाइयों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। लेकिन इन तैयारियों के सामने ट्रंप की एक चेतावनी भी है, एक धमकी भी है। उन्होंने कहा है कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो अमेरिका दखल देगा। हम पूरी तरह तैयार हैं, लॉक्ड एंड लोडेड। जानकारों का मानना है कि ट्रंप की इसी धमकी की वजह से ईरानी सुरक्षा बल अभी पूरी ताकत से विरोध को चलने में हिचकिचा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन 28 दिसंबर 2025 को तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू हुआ था। अब वो 31 प्रांतों के 111 शहरों में फैल चुका है। वजह है गिरती हुई अर्थव्यवस्था और महंगाई। इस पर हम विस्तार से बात कर चुके हैं दुनियादारी में। एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा इजराइल के साथ हुई जंग और सालों से लगे पश्चिमी प्रतिबंधों ने भी ईरान की कमर तोड़ दी है। लोग अयतुल्ला अली खामनेई के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। कई जगहों पर रज़ा पहलवी, जो ईरान के पूर्व शाह के बेटे हैं, उनके समर्थन में भी नारे दिखाई दिए। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा।
thelalantop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।